हेलो गाइस। एफ ब्लॉक के तत्व, इसके कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। इस छोटे से वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को फटाफट समझेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे। वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 F कक्षक में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो क्या लिखना है, इसे लिखना है। यहाँ पर n का मान 6 और 7 होता है। n का मान 6 होता है तो 6s2 n-1 6 - 1 5d n-2 6 - 2 4f और 7 होता है तो 7s2 7 - 1 6d 7 - 2 5f। F उपकोश में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। D उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है या D उपकोश खाली होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और S उपकोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बाह्यतम n-2f और n-1d अपूर्ण आंशिक भरे कक्षक होते हैं। F और D ये दोनों आंशिक भरे होते हैं। S उपकोश इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन आंतरिक n-2f कक्षक में प्रवेश करता है, अतः इन्हें अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इस पर छोटा सा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। n का मतलब है बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कोश, और n-1 और n-2 परमाणु के अंदर वाले कोश हैं, आंतरिक कक्षाएं। और इस n-2 आंतरिक कोश में, इस आंतरिक कोश के F उपकोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसी कारण F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। देखो, यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया है। दुर्लभ मृदा तत्व किसे कहते हैं, तो याद रखना ए ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्यों? प्रारंभ में ये तत्व दुर्लभ ऑक्साइड खनिज के रूप में मृदा से प्राप्त किए गए थे। ए ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड खनिज के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं और प्रारंभ में इन तत्वों की खोज इन ऑक्साइड में की गई। इन्हीं ऑक्साइड से ए ब्लॉक के तत्वों को प्राप्त किया गया और ये ऑक्साइड खनिज मिट्टी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, दुर्लभ होते हैं। इसी कारण ए ब्लॉक के तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक की 2 श्रेणियां, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में अंतर लिखिए, दोनों के गुणों में समानताएं लिखिए, दोनों के गुणों में तुलना कीजिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैंथेनॉइड, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। एक्टिनॉइड, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है और 57 के बाद के 14 तत्व लैंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं और इनका परमाणु क्रमांक 58 से प्रारंभ होता है और 71 पर समाप्त होता है।
ये तत्व सीरियम से ल्यूटेशियम तक होते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व, ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं। एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक 89 होता है, तो 89 के बाद के 14 तत्व एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 90 से 103 होता है और ये तत्व थोरियम से प्रारंभ होते हैं और लॉरेंशियम पर समाप्त होते हैं। लैंथेनाइट तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान बताइए, मतलब इनका आवर्त सारणी में आवर्त नंबर और वर्ग नंबर बताइए। तो याद रखना, ये तत्व आवर्त सारणी के छठे आवर्त में आते हैं और इनका वर्ग 3 होता है। इन 14 तत्वों के गुणों में समानता होती है, अतः इनको एक ही वर्ग में रखा जाता है। कौन से वर्ग में रखा जाता है? वर्ग 3 में। वर्ग 3 में लैंथेनम होता है और लैंथेनम के बाद के 14 तत्व उसी वर्ग 3 के माने जाते हैं। इन 14 तत्वों को आवर्त सारणी से नीचे रखा जाता है, परंतु इनको वर्ग 3 का तत्व माना जाता है। लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इस पर आधारित प्रश्न। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरे जाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखो, लैंथेनॉइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इनकी बाह्यतम कक्षा 6 है और इस 6 का मतलब आवर्त भी होता है, तो ये छठे आवर्त के तत्व हैं। 6 में से 1 कम करते हैं तो 5d और 6 में से 2 कम करते हैं तो 4f। n-1 n-2 इस तरह से कक्षाओं के नंबर होते हैं और कक्षा का यह नंबर आवर्त सारणी में आवर्त का नंबर भी है। इनका संयोजी कोश विन्यास और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों एक ही होते हैं। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f05d16s2 होता है। जब लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन भी डी कक्षक में भरा जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। 4f और 5d कक्षक की ऊर्जा लगभग समान होती है, तो लैंथेनम के बाद वाले तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश नहीं करता, 4f कक्षक में प्रवेश करता है। 2 तत्वों को छोड़कर, गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम, इन दोनों को छोड़कर शेष सभी तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, ऐसा क्यों होता है? गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम में अर्ध भरे F7 और पूर्ण भरे F14 कक्षक होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, गैडोलीनियम का F7 आधा भरा है और ल्यूटेशियम का F14 इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा है। आधे भरे और पूरे भरे कक्षक स्थायी होते हैं, याद रखना। इसी कारण इन दोनों तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, एफ कक्षक में प्रवेश नहीं करता। बाकी तत्वों के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लैंथेनॉइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। सभी लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, लैंथेनॉइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। इसके लिए वे 2 इलेक्ट्रॉन
6s कक्षक से और तीसरा इलेक्ट्रॉन 4f या 5d कक्षक से त्याग करते हैं। लैंथेनम, गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम, इन तीनों में तीसरा इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षक 5d से दिया जाता है, जबकि शेष तत्वों में यह इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक से दिया जाता है। गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम, इन दोनों में अर्धपूरित और पूर्णपूरित f कक्षक होते हैं जो स्थायी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं देते, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन d कक्षक से दिया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तत्व +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जो सामान्यतः कम स्थायी है। +2 और +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः कम स्थायी होती है। +2 और +4 को असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। लैंथेनॉइड तत्वों की असंगत ऑक्सीकरण अवस्थाएं बताइए। तो +2 और +4। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए तो +3। कौन से तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी और Tb, ये दोनों +4 आयन बनाते हैं, मतलब +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f1 5d1 6s2। +4 अवस्था में क्या होगा? इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन अलग कर देते हैं, तो इस पर 4 धन आवेश आ जाता है। +4 अवस्था में सी का विन्यास इस तरह से लिखते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो F, D और S तीनों कक्षक खाली हो जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जिनोन के समान होता है, और जिनोन का विन्यास स्थायी विन्यास है। C 4 इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसी कारण यह तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। Tb की बात करते हैं। यह Tb का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन S कक्षक से अलग करते हैं और शेष 2 इलेक्ट्रॉन F कक्षक में से अलग करते हैं। 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन अलग करने के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह जाती है? 7। तो Tb +4 अवस्था में यह विन्यास रखता है। तो Tb का +4 अवस्था में यह विन्यास होता है। और F7 आधा भरा अर्ध भरे कक्षक है, और अर्ध भरे कक्षक स्थायी होते हैं। इसी स्थायी विन्यास के कारण Tb +4 अवस्था +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इन दोनों को याद रखना। ये दोनों +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं? इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। EU और YB, ये दोनों तत्व +2 आयन बनाते हैं, मतलब ये दोनों तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखना और इसका कारण भी याद रखना। EU और YB, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करते हैं। EU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f7 5d0 4s2। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, तो इस पर 2 धनावेश आ जाता है। +2 अवस्था में EU का विन्यास इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अलग होने के बाद इसका विन्यास स्थायी विन्यास बन जाता है, क्योंकि F7 कक्षक स्थायी होते हैं। F7 अर्ध भरे कक्षक हैं जो कि स्थायी है,
इस स्थायी विन्यास के कारण EU+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। YB का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो इस पर 2 धनावेश आ जाता है। इस +2 अवस्था में YB का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखा जाता है, और यह विन्यास भी स्थायी विन्यास है क्योंकि इसमें F14 इलेक्ट्रॉन है। F कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे हैं। इस पूर्ण पूरित विन्यास के कारण, इस F14 स्थायी विन्यास के कारण YB+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लैंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं, इसे याद रखना। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। लैंथेनाइड श्रृंखला में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आने वाले इलेक्ट्रॉन N-2F कक्षकों में जाते हैं, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परंतु नाभिकीय आकर्षण बल तो बढ़ता जाता है, और नाभिकीय आकर्षण बल को संतुलित करने वाला परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता। जिससे लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों का परमाणु आकार संकुचित होता है, और परमाणु आकार में इस तरह होने वाली कमी को लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चित्र से समझते हैं। NS बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कोश, N-2 N-1 ये दोनों आंतरिक कोश हैं। और लैंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आने वाले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, F कक्षक में भरे जाते हैं। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, D कक्षक के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं, जिसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परंतु आने वाले इलेक्ट्रॉन D कक्षक में प्रवेश नहीं करते। आने वाले इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरे जाते हैं, और F कक्षक इस बाह्यतम कक्षा से दूर होते हैं, तो इनका परिरक्षण प्रभाव कम होता है, और F कक्षक नाभिक के समीप होता है, और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे जैसे F कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, उन पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है। परिरक्षण प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आ जाते हैं। परमाणु का आकार सिकुड़ जाता है, परमाणु छोटा हो जाता है। इसी कारण लैंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। इसे लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। परमाणु आकार का सिकुड़ना लैंथेनॉइड संकुचन कहलाता है। तो हमने समझा लैंथेनॉइड संकुचन। लैंथेनॉइड संकुचन के कारण C+3 आयन से Lu+3 आयन तक परमाणु आकार मतलब आयनिक त्रिज्या, इन आयनों की त्रिज्या आयनिक त्रिज्या में थोड़ी कमी होती है। अतः इन तत्वों के हाइड्रोक्साइड की सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है। देखो, इस बात को याद रखो, C का आकार बड़ा है और Lu का आकार छोटा है। C से Lu तक जाते हैं तो आकार में कमी होती है। जिनका आकार बड़ा होता है उनमें सहसंयोजक गुण कम होते हैं, तो इस यौगिक के सहसंयोजक गुण कम है, और जिनके सहसंयोजक गुण कम होते हैं उनमें आयनिक गुण अधिक होते हैं। तो यह यौगिक आयनिक यौगिक है। इसमें Lu+3 का आकार
छोटा है, और आकार छोटा होगा तो सहसंयोजक गुण अधिक होंगे और आयनिक गुण कम होंगे। तो यह सहसंयोजक यौगिक है और यह आयनिक यौगिक है। इसी तरह क्षारीय प्रकृति को हम समझ सकते हैं। इस यौगिक में C+3 और इस यौगिक में Lu+3। C+3 का आकार बड़ा है, Lu+3 का आकार छोटा है, और जिसका आकार बड़ा होता है उसमें क्षारीय गुण अधिक होते हैं। सीरियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, Lu+3 का आकार छोटा होता है, इसमें क्षारीय गुण कम होते हैं, इसकी क्षारीय प्रकृति कम होती है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि इन दोनों में से कौन अधिक सहसंयोजक है, इन दोनों में से किसमें क्षारीय गुण अधिक है, तो आप बता सकते हो। एक्टिनाइड श्रेणी, इसके तत्वों को एक्टिनोन कहते हैं और इनका प्रतीक An है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में भरा जाता है। तो इस एक्टिनाइड श्रेणी से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, तो याद रखो यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के सभी तत्व कृत्रिम और अस्थायी होते हैं, ये प्रकृति में नहीं पाए जाते, इनको परायूरेनियम तत्व कहते हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी में यूरेनियम है जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, और यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम तत्व है। कृत्रिम तत्व का मतलब है मानव निर्मित तत्व है, इन तत्वों को मनुष्य ने बनाया, और ये सभी मानव निर्मित तत्व अस्थायी होते हैं, इनको परायूरेनियम तत्व कहते हैं। ये तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते। परायूरेनियम तत्वों को अति भारी तत्व भी कहते हैं, याद रखना। रेडियो सक्रिय तत्व, सभी 14 तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। एक्टिनॉइड श्रेणी के सभी 14 तत्व रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इनका स्थायित्व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कम होता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो इन तत्वों का स्थायित्व कम होने लगता है, इनका स्थायित्व घटता है। एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसे आप याद रखना। इनकी अंतिम कोश क्या है, 7, और आवर्त सारणी में इसी अंतिम कोश को आवर्त कहते हैं। तो ये किस आवर्त के तत्व हैं, 7वें आवर्त के तत्व हैं। जबकि लेंथेनॉइड तत्वों का आवर्त क्या होता है, लेंथेनॉइड का आवर्त 6 होता है और एक्टिनॉइड का आवर्त 7 होता है, परंतु इन दोनों का वर्ग समान होता है। ये दोनों वर्ग 3 के तत्व हैं।